गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन का BCK। आपको अब तक बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। चैप्टर 6 के जब मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए थे तब आप सब डिमांड कर रहे थे कि मैम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे वीडियो बनाइए। आज है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 3 पे भी वीडियो स्टार्ट करूँ बनाना, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और जब आपके 200 कॉमेंट्स होंगे तब मैं आपको चैप्टर 3 के वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी। द वेरी नेक्स्ट डे आपको चैप्टर 3 के वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली ये एक टारगेट नहीं दे रहे हैं हम आपको, इससे हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमें मोटिवेशन मिलता है, हार्डवर्क करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता है, और एक आधार बनता है आपके और हमारे बीच कम्युनिकेशन का। इसीलिए एक हम टेस्ट करते हैं एक तरीके से जानने के लिए कि ये पर्टिकुलरली वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो वही इसलिए बोला गया है कि अगर चैप्टर 3 के वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नाउ कमिंग बैक टू चैप्टर 6 बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बहुत सिंपल है। सिर्फ इसमें बैंक से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले समझिए कि बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो किसी इंडिविजुअल, किसी इंस्टीट्यूशन, कोई और एंटिटी से कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। किसी भी, मान लीजिए ABC एंटरप्राइज है या कोई पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा मनी होगा तो वो बैंक में अपना क्या करवाएगा, डिपॉजिट करवा देगा। उसे क्या कहेंगे, डिपॉजिट कहेंगे। वो पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए ये बंदा अब इस बैंक के अंदर अपना क्या खोलेगा, अकाउंट खोलेगा। आप बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, और जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं वो आप उसी अकाउंट के थ्रू बैंक के साथ करते हैं। ये जो अकाउंट होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ ये जो डिपॉजिट है वो दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। आपने देखा होगा कि जो बिजनेसेस हैं जिनमें बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो फास्ट डेली के उनके 20, 30, 50, 100, 150 ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी बैंक अकाउंट में, वो नॉर्मली करंट अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उनके बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। उनको जब भी पैसा चाहिए वो चेक ड्रॉ कर देते हैं, जब भी पैसा चाहिए वो विड्रॉ भी कर लेते हैं, किसी और को पेमेंट उसके थ्रू कर सकते हैं। तो वो ऐसे डिपॉजिट उनके अकाउंट में बैलेंस होता है, तो वो जब भी चाहें, जब भी वो डिमांड करें, वो बैंक से वो पैसा निकाल सकते हैं या किसी और को ट्रांसफर करवा सकते हैं। वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट, जब उसमें से अमाउंट ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाउस होल्ड होते हैं, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करवाते हैं, किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही पैसा उसमें से निकालते हैं। उसमें आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट क्या होता है, आपने अगर बैंक में आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है और बैंक फॉर एग्जाम्पल आपको 8% की रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या होगा, हर महीने हर साल जो भी आपकी पॉलिसी है, उस अकाउंट की पॉलिसी, उस अकॉर्डिंग आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है या सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें जो आपको प्रीवियस ईयर्स में जो एक्यूमुलेटेड आपका इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर फिक्स्ड टाइम पीरियड पे मिलता है, वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बैंक, आपने जब फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आपने जमा करवाया है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है, लेकिन उसमें से पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वो पैसा कब विड्रॉ होगा, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तभी पैसा विड्रॉ होगा। उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। समझ गए, जैसे कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट में फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और डिमांड डिपॉजिट कौन सा हो गया, जब भी आप डिमांड करें तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो आपका हो गया करंट अकाउंट। तो इस तरीके से आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं। अब देखिए, बैंक आपको जो इंटरेस्ट देता है, तो आपका इंटरेस्ट टाइम पे फिक्स्ड होता है। नॉर्मली इंटरेस्ट में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो 1 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, अक्रू हो गया, या फिर आपने अर्न कर लिया, या फिर 1 साल के बाद आपने इंटरेस्ट अक्रू कर लिया या फिर अर्न कर लिया। हो सकता है वो आपको पे नहीं किया गया। तो आप सभी जानते हैं एक ऐसा इंटरेस्ट जो अर्न हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है उसकी अभी तक, वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो आप लेने के हकदार हो गए हो लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो आपके लिए एसेट है, उसे कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। तो ये टर्म आपको यहाँ पे समझ में आ गया।
देखिए क्या होता है, हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करें, ताकि वो एक तरीके से जो मेन जो हम कहेंगे फिनेंशियल लाइन में एंटर कर सकें, ताकि लोग फिनेंशियली इंक्लूड हो सकें पूरी इकोनॉमी में। इसमें बहुत ज़्यादा आप लीगलाइज कर सकते हो ट्रांजैक्शंस को, जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि एक फिनेंशियल डिसिप्लिन लोगों के बीच में आए और वो बैंक अकाउंट्स खोले। इसलिए गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लाती है, जैसे उन्होंने एक जन धन योजना निकाली थी। अब आप अगर बीसीके के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताएंगे कि जन धन योजना किस तरह की पॉलिसी है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी या फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, नीचे बताना। या फिर ये बताओ मुझे कि ये कौन सी इकोनॉमी का पार्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये वेलफेयर पॉलिसी है या क्या है, ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ देखो, उसी जनधन योजना में एक अकाउंट खुला था, वो था जीरो बैलेंस अकाउंट, कि आपके पास अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है तब भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स थे उनकी पॉलिसी थी कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता था, कि 10,000 रुपये आपका एवरी टाइम एनी टाइम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो उसकी वजह से जो बंदा बैंक में अकाउंट खुलाना चाहता है उसे पहले उतने पैसे होने चाहिए ताकि वो डिपॉजिट करके उस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर सके, और वो उतना पैसा उसका ब्लॉक हो जाता। तो जनधन योजना में ये फैसिलिटी दी गई कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो विदाउट एनी डिपॉजिट, विदाउट एनी बैलेंस। यू कैन कीप योर अकाउंट विदाउट एनी बैलेंस। जीरो बैलेंस के साथ भी अकाउंट खोला जा सकता है और रखा जा सकता है। ये होता है जीरो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद जो बैंक है, बैंक आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है। आप जब बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, बैंक आपको एटीएम कार्ड की फैसिलिटी भी देता है। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका मतलब क्या है कि किसी रिमोट लोकेशन पे जहां पे बैंक नहीं है, वहां पे एक मशीन है जिसमें आप जा सकते हैं और वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको इजीली जब भी पैसा चाहिए आपको मिल पाए। वो आप सब अच्छे से जानते हैं कि एटीएम क्या होता है। उसमें लगता है एक पिन। पिन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन इज सिंपल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक सीक्रेट कोड होता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप ऑथोराइज्ड पर्सन है या नहीं। ये हो गया आपका पिन। उसके बाद देखिए आता है बैंक रेट। देखिए बैंक रेट और जिस रेट पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। आपका होता है आरबीआई, आरबीआई के बाद आते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली आपके साथ कह सकते हैं, जैसे एबीसी एंटरप्राइज, एंटिटीज और एंटरप्राइजेस के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। आरबीआई जिस रेट से कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसे कहते हैं बैंक रेट। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उसे कहते हैं बैंक रेट। और फिर कमर्शियल बैंक्स एक रेट, जो बैंक रेट होती है, जिस रेट पे उन्हें लोन मिल रहा है उसमें कुछ एडिशन करके फिर अपने कस्टमर्स से चार्ज करते हैं, तो वो होती है इंटरेस्ट रेट। जिस रेट पे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो इंटरेस्ट रेट हुई। कोई भी इंटरेस्ट रेट हो सकती है, उसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। बैंक्स अपने अकॉर्डिंग जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी स्कीम है, उसमें उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी रेट लगा सकते हैं। नॉर्मली इट इज ओवर एंड अबाउट दी बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट होती है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ये आप समझोगे। उसके बाद बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं हमने देखा था। आप अगर पहले अपने वीडियोस देखे हैं, चैप्टर नंबर 5 आपने अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं। एक परसेंटेज में कितने बेसिस पॉइंट्स होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप इसके बाद देखो कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है, बैंक्स में जब आपने डिपॉजिट करवाए हैं, आपने अकाउंट खोला है, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसे कहलाता है चेक। मतलब आपको किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, तो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक से जाके पैसे निकाल लेंगे फिर थर्ड पार्टी को दे के आएंगे। आप क्या करोगे, एक चेक ड्रॉ करोगे, एक चेक पे आप डिटेल्स डालोगे और उस पर्सन को दे दोगे, तो वो पर्सन डायरेक्टली बैंक में जाके पैसा विड्रॉ कर सकता है। वो कहलाती है चेक फैसिलिटी। देखिए लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एबीसी ने XYZ को, किसी पर्सन को एक चेक दिया। ठीक है, इस चेक में 10,000 रुपए का चेक उन्होंने XYZ को दे दिया। XYZ बैंक के पास गया उस चेक को अनकैश करवाने, लेकिन ABC के बैंक अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए थे, 10,000 रुपए नहीं थे, मतलब इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस था। तो क्या होगा, बैंक जो XYZ का चेक है उसको क्या कर देंगे, बाउंस कर देंगे, और उसे क्या कहलाता है, वो बाउंस्ड चेक कहलाता है। जब भी अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है या फिर चेक में प्रॉपर्ली डिटेल्स नहीं लिखी हुई होती हैं, रॉन्ग डिटेल्स लिखी गई हैं, कटिंग
स्पेलिंग की हुई होती है, साइन मैच नहीं होते, उन सब केसेस में क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर आप बैंक के बहुत ही रिस्पेक्टेड कस्टमर हैं, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, तो आप बैंक अकाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए थे, लेकिन आप अपने अकाउंट से 12,000 रुपए निकालना चाहते हो, तो 2,000 रुपए क्या किया आपने, ओवरड्राफ्ट के ज्यादा विड्रॉ कर लिए। तो वो फैसिलिटी कई बार बैंक आपको प्रोवाइड करता है, उस फैसिलिटी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट, ओवर एंड अबव योर अकाउंट बैलेंस यू कैन विड्रॉ फ्रॉम दी बैंक अकाउंट, तो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्लियर? उसके बाद देखिए बैंक आपको और क्या प्रोवाइड करता है, बैंक आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये समझो कि क्या होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो वर्ड आता है, डेबिट और क्रेडिट। आप देखो, जब देखिए ये बैंक है ना, इस बैंक में जब आपने पैसा डिपॉजिट करवाया, ध्यान से देखिएगा, जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक के पास आपकी मनी है, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी दे देती है जो है डेबिट। ठीक है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी। आपने जब बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक के लिए आप क्या हो, ध्यान से समझना, बैंक के लिए आप क्या हो, क्रेडिटर हो, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी है। आपने जो पैसा डिपॉजिट करवाया है वो बैंक की लायबिलिटी है, आपको उसे वापस करना है। ठीक है, इसलिए बैंक के लिए आप क्रेडिटर हो। तो बैंक जब आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देती है, इसका मतलब बैंक आपका जो अमाउंट आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, उस अमाउंट से आपके अकाउंट को डेबिट करेगी, आपके अकाउंट को डेबिट करेगी, मतलब आपके अकाउंट को लेस करेगी। लेकिन इसमें बैंक उतना ही आपके अकाउंट से डेबिट करेगी जितना आपके बैलेंस है, उससे ज्यादा आपके अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। मतलब सिंपल सी कहने की बात है कि डेबिट कार्ड के अंदर जितना आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उतना ही अमाउंट रिड्यूस किया जाएगा, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का आप पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है, कुछ ट्रस्टेड जो कस्टमर्स होते हैं, जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए बैंक एक फैसिलिटी देती होती है, वो होती है क्रेडिट कार्ड। उसके अंदर लिमिट भी फिक्स की जाती है कि कितनी लिमिट होगी, उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा का भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, लेकिन आप 1.5 लाख का पेमेंट कर दिए, 1.5 लाख का एक्सपेंस कर दिए, आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1.5 लाख का एक्सपेंस कर सकते हो। ध्यान देना, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है तो डेबिट कार्ड यूज करके सिर्फ आप 1 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इस केस में क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप मोर देन 1 लाख का पेमेंट कर सकते हो। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी अलाउ करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बैंक को विश्वास है, तो उस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड अवेल करवाया जाता है। ठीक है, ये हो गए कार्ड्स के बारे में। उसके बाद आता है एक स्मार्ट कार्ड। देखिए स्मार्ट कार्ड क्या होता है, जो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें पहले मैग्नेटिक चिप, इनफैक्ट बहुत पहले मैग्नेटिक चिप आती थी जिसे उसे स्वाइप किया जाता था, उसे यूज किया जाता था। अब एक स्मार्ट कार्ड्स आपके पास आते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप आती है, तो बस उसी को स्मार्ट कार्ड कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद देखिए ई बैंकिंग क्या होती है, बैंक आपको एक फैसिलिटी देती है नेट बैंकिंग का, ई बैंकिंग का। आप एक यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू कहीं पे भी कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, एनीवेयर बैंकिंग आप कर सकते हो। तो इसे ई बैंकिंग को कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। याद रखना, इसका क्वेश्चन आया था नवंबर 2019 में। ई बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप जब बैंकिंग कर सकते हो उसे ई बैंकिंग कहते हैं। लोन, अब जब बैंक को आप डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक लोन भी देता है। जो लोगों को जरूरत होती है उन लोगों को बैंक लोन प्रोवाइड करता है, लोन की फैसिलिटी देता है। तो ये जो बैंक ये लोन देता है, तो ये पर्सन क्या बन गया, डेटर बन गया। जब बैंक लोन देगा तो एबीसी बैंक के लिए क्या हो गया, डेटर बन गया। अब जब डेट दिया जाता है तो कई चीजें होती हैं। जब डेट का टाइम पीरियड फुलफिल हो गया है तो डेट को क्या करवाया जाएगा, उसका रिपेमेंट होना चाहिए। तो जब उसका रिपेमेंट किया जाता है, एबीसी उस लोन प्लस उसके इंटरेस्ट को पूरा फुल टू पेमेंट करता है, कंप्लीट करता है, उसे कहते हैं डेट रीपेमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम देखते हैं हमारे इंडियन सिनेरियो में बहुत बार बैंक से लोन लेके उनका पेमेंट करना लोग भूल जाते हैं या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोन जैसे 9,000 करोड़, 2,000 करोड़, इतने बड़े बड़े लोन हमारे डिफॉल्ट में हो जाते हैं। तो बैंक्स उस समय बैंक्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है।
उसी तरीके से जब बैंक को रिकवरी नहीं हो पाती लोन की, लोन लोग नहीं पे कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू पड़ा है, उनकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू पड़ी है, पे नहीं करे, जब बैंक क्या करेगा, कई बार उस पर्सन के पास जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एबीसी है, एबीसी के पास जाके बोलेगा देखो तुमको हमने 10 लाख का लोन दिया था, तुम 10 लाख का लोन रिपे नहीं कर पा रहे, तो चलो तुम 8 लाख का पे कर दो। तो एबीसी बोलता है ठीक है मैं 8 लाख का पे कर सकता हूँ लेकिन 10 लाख का पे नहीं कर सकता। बैंक सोचता है कि एनी हाउ समथिंग बैंक विल बी गेटिंग इन रिटर्न, तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वो जो प्रोसीजर होता है उसे कहते हैं डेट सेटलमेंट। जब आप एक लोअर अमाउंट के लिए एग्री कर लेते हो उसे डेट सेटलमेंट कहते हैं। फिर आता है डेट रिकवरी। फिर आता है डेट रिकवरी। जब भी आपका डेट रिकवर नहीं हो पाया, मतलब फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट पे नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं हो रहा है, तब जब बैंक क्या करेगा, तब बैंक जो भी मॉर्गेज पे रखी गई थी चीज़ें, लोन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ मॉर्गेज पे रखा गया होगा, तो उसको बेचने का स्टार्ट करेगा, या फिर उसके पर्सनल एसेट को बेचना स्टार्ट करेगा। कोई गारंटर है तो उससे रीपेमेंट लेना स्टार्ट करेगा, या फिर कोई कोलैटरल सिक्योरिटी है तो उसको बेचना स्टार्ट करेगा। तो मतलब जब बैंक उनके एसेट्स को सेल करना स्टार्ट करता है इन ऑर्डर टू एक्चुअली रिकवर द लोन अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं डेट रिकवरी। किसी भी तरीके से डेट को रिकवर करने की कोशिश। ओके, उसके बाद देखिए अब मैंने 2-3 वर्ड यूज किए, सिक्योरिटी और गारंटी। जब भी आप लोन दिया जाता है, बैंक लोन देती है, तब कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, मॉर्गेज रखा जाता है कुछ ना कुछ। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा रखा जाता है तो फिर डिफॉल्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर 1 लाख का लोन दिया गया है तो मोर देन 1 लाख रुपए का अमाउंट मॉर्गेज पे रखा जाएगा, तो फिर वो डिफॉल्ट कैसे हो सकता है। इट ऑल हैपेंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड विथ लॉट ऑफ, उसमें मैनेजर्स का भी हाथ होता है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, कुछ पेपर्स के साथ छेड़खानी की जाती है, कुछ वैल्यूएशन में गड़बड़ की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल हो पाता है। तो बेसिकली अभी तो हम समझते हैं कि सिक्योरिटी और गारंटर क्या होते हैं। जब मान लीजिए बैंक कभी भी कोई लोन देगी तो कुछ मॉर्गेज पे रखवाएगी, कुछ सिक्योरिटी पे रखवाएगी, चाहे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग हो सकता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे व्हीकल लोन के अंदर व्हीकल्स हो जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी के में रखवाया जाएगा, उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। कुछ मॉर्गेज गिरवी रखवाया जाएगा, मॉर्गेज रखवाया जाएगा, उसे मॉर्गेज कहा जाएगा। तो क्या होता है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाउस लोन लिया है ना, तो जिस हाउस के लिए लोन लिया है वो हाउस क्या हो जाता है, मॉर्गेज पे रखा जाता है। उसके अलावा भी बैंक बोलता है कि नहीं, सिर्फ वही नहीं, मुझे और भी सिक्योरिटी चाहिए, तो उसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा भी जब बैंक सिक्योरिटी मांगता है तो उसे कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। उस केस में जो इंडिविजुअल है कुछ और कोई भी जो उसका अदर कोई प्रॉपर्टी है, कोई गोल्ड है, कुछ भी बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनको उसे मॉर्गेज पे रखेगा, सिक्योरिटी पे रखेगा। तो एक तो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी, जिस एसेट के लिए लोन लिया गया उस एसेट को मॉर्गेज पे रखा तो प्राइमरी सिक्योरिटी। अदर देन दैट जो मॉर्गेज पे रखा गया, जो बैंक के पास गिरवी रखा गया, उसे कहेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, गारंटर क्या होता है। एक पर्सन होता है जिसकी बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है, हाई स्टैंडिंग है, रेपुटेशन है, और बैंक उसकी हाई वर्थ को मानता है, उसकी वर्थ हाई है, तो उस केस में उस पर्सन की गारंटी होती है कि इन द केस कि एबीसी लोन पे नहीं कर पाया तो मैं लोन पे करूंगा। तो सारी प्रोसीडिंग्स, जो डेट रिकवरी की सारी प्रोसीडिंग फिर किस पे की जाती है, गारंटर पे की जाती है। अगर जिसको लोन दिया गया है, जो डेटर है, वो अगर पे नहीं कर पाया तो सारा लोन कौन पे करेगा, गारंटर, वो उसकी गारंटी लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ एक इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में काफी आने के चांसेस हैं, जैसे ब्रिज फिनेंसिंग। देखिए क्या होता है, कई बार जैसे आप एक छोटा सा लोन लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट होता है बड़ा, उसके लिए आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लोन फिनिश होने वाला है, आप एक बड़े लोन के लिए अप्लाई कर चुके हो जो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है 1-2 साल का है, ये लॉन्ग टर्म लोन आपने 15-20 साल का लिया है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म लोन आपको मिलने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो ये जो गैप है, इस गैप में आप क्या करोगे, जब आपके शॉर्ट टर्म लोन की टाइम लिमिट फिनिश हो रही है और लॉन्ग टर्म लोन स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो ये जो टाइम है जब आपके पास पैसा नहीं है, तब एक लोन होता है जिसे कहते हैं ब्रिज फिनेंसिंग। मतलब इन दोनों फिनेंसेस को ब्रिज कर रहा है। ध्यान दो, जो वर्ड है उसी से मतलब समझो, उसे क्या कहते हैं, ब्रिज फिनेंसिंग। इसको ये गैप फिनेंसिंग भी कहते हैं, कि दोनों का गैप फिनेंस कर रहा है, उसे गैप फिनेंसिंग कहते हैं। ध्यान देना, किसी शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के बीच में जो स्पेस होता है, जो टाइम गैप होता है, उसको फिनेंस किया जाता है, उसे ब्रिज फिनेंसिंग कहा जाता है। समझ गए? ठीक है, फिर एक आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंडिकेटेड लोन। ध्यान देना, कई बार बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं जिनको 100
हंड्रेड्स एंड करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में पैसे चाहिए, तो एक सिंगल बैंक के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने सारा अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाए। तब क्या करते हैं कुछ बैंक साथ में मिलके एक साथ उस कॉर्पोरेट पर्सन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो उस लोन को कहते हैं सिंडिकेटेड, मतलब एक सिंडिकेट बना के इकट्ठा होके जो कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड इकट्ठा जो लोन उन्होंने प्रोवाइड किया है किसी एक इंडिविजुअल कॉर्पोरेट एंटिटी को, उसे सिंडिकेटेड लोन कहा जाता है। इसमें से एक लीड बैंक होगा और बाकी बैंक्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी लोन में हेल्प कर रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था अभी मॉक में, आपके मॉक जो टेस्ट दिए गए थे मई के लिए, उसमें ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपने बहुत बार देखा होगा ईएमआई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अमेजॉन पे भी खरीदने जाते हो तो ईएमआई पे आपको मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो उसे इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आता है ये देखिए ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब जरा ध्यान से देखना, खूब सारे बैंक्स हैं, ठीक है, खूब सारे इंडिविजुअल्स हैं, खूब सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग बैंक से एसोसिएटेड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि ABC है, उसने XYZ को एक चेक दिया, हाँ ठीक है। ABC का जो बैंक है उसका नाम है एक्सिस बैंक, ABC है उसका बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। तो ABC ने एक्सिस बैंक में जो उसका अकाउंट है उसका चेक ड्रॉ किया, तो एक्सिस बैंक का चेक ड्रॉ करके उसने XYZ को दिया। लेकिन XYZ का जो बैंक है उसके पास भी उसका भी कोई बैंक है ना जिसमें उसका अकाउंट है, वो फॉर एग्जाम्पल है HDFC, उसके बैंक का क्या नाम है HDFC है। तो अब जरा एक बात बताओ, इसमें XYZ ने वो चेक जमा किया HDFC बैंक में, अब ये पैसा क्या होना है एक्सिस बैंक में जो ABC का अकाउंट है उसमें से कटेगा और HDFC बैंक में जो XYZ का अकाउंट है उसमें बढ़ेगा, समझो। तो ये प्रोसीडिंग कैसे होगी, इसके लिए होते हैं क्लियरिंग हाउसेस। मतलब जिसमें पुराने जमाने में जो क्लियरिंग हाउस में क्या होता था, सभी बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे, चेक्स को रखते थे, वो चेक्स को क्लियर किया जाता था, जिसका अकाउंट डेबिट होना था वो डेबिट होता था, जिसका क्रेडिट होना था वो क्रेडिट किया जाता था। अब ये सारा प्रोसीजर क्या होता है ऑटोमेटेड हो गया, सो इट इज नॉट मैनुअल एनी मोर, ये इलेक्ट्रॉनिकली और ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजरिंग की जाती है, जिसे कहते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जिससे जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस कंप्लीट किए जाते हैं, जो अलग अलग बैंक्स में लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो जिसका अकाउंट क्रेडिट होना होता है वो क्रेडिट किया जाता है, जिसका डेबिट होना होता है वो डेबिट किया जाता है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, ये है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपने बहुत बार देखा होगा जब प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सबसे पहले टर्म्स फाइनल हो जाते हैं कि कितने रुपए में 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ कितने में प्रॉपर्टी का फाइनलाइज हो जाता है कि किसको बेचेंगे और कितने रुपए में बेचेंगे। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें टाइम लगता है, जब प्रॉपर्टी के पेपर्स बनते हैं, साइन होते हैं, तो सब कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में टाइम लग जाता है। तो पहले क्या होता है, जैसे ही चीज फाइनल होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कोई सामान बेचा, तो फाइनल हो गया कि ए बी को बेचेगा, ये फाइनल हुआ है। लेकिन इसका क्या प्रूफ है, इसके लिए क्या होता है, बी पहले ही अपनी अर्नेस्ट मनी रखवा देता है ए के पास। जैसे फॉर एग्जांपल मानो 20 लाख का उन्होंने फाइनल किया था पूरी जो सेल है, तो फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपए ए के पास रखवा दिए कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी हुई है ना, और बाकी चीजें हम करते रहेंगे। ये जो 1 लाख रुपए जो पहले जमा करवा दिए जाते हैं कि सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के पहले 1 लाख रुपए जमा कर दिए ताकि वो डील पक्की हो जाए, उसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा, ये चीज आपके बहुत ही कॉमन पार्लेंस में यूज की जाती है, तो समझ में आया। तो ये बेसिकली आपका जो बैंक टर्मिनोलॉजी थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैंने जितना इजी हो सकता था उतना इजी करके आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो नीचे जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे अभी इस पूरे वीडियो में, नीचे जाके उस पर कॉमेंट जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको चैप्टर 3 पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। सो द होल यूनिकॉम टीम इज टोटली वर्किंग इन ऑर्डर टू हेल्प यू एंड असिस्ट you in your exam preparation, and we wish you all the best for your November exam. Keep studying hard, study very hard, keep faith in yourself, stay home, stay happy and stay healthy. Bye bye.